इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननी है सारे बन भाई ने अपनी राम राम। क्या बात है, कति पसीने में हो रहा है? पसीने में के दिखन नहीं लग रही हो, कति बई खाता कोड बड़ा खुल रखा है लाल लाल किताब भाई से। खोलता रखा है, और ये भी जरूरी, मतलब कि दाने तो सही बिक लिए होंगे फिर। दाने तो बिक लिए, किसी का लेना देना वो भी तो पूरा करना है। हाँ, ये तो है। वो नहीं पूरा कराएंगे तो फिर अगली फसल में कड़े भाई देख, योजना तो बनानी पड़ेगी अनिल भाई। बैंक का भी देना है, बैंक तभी कर्जा ले रखा है। अच्छा देख, योजना तो बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बनानी पड़ेगी। अपने कार्यक्रम की भी तो आज योजना बना रखी होगी ना कुछ? हाँ बिल्कुल बना रखी है। की योजना वो एक बार वो भी भाई बता दो हमारे योजना तो देखो ऐसा है विनोद भाई, बालका के पेपर हो लिए, कुछ के हो लिए, कुछ आगे नए एडमिशन चल रहे हैं। अच्छा। तो आज हम जो है बच्चों के विषय में एक वो भी लेकर आए। अच्छा, मतलब कि उड़ा जाकर बातचीत करी है, और वहाँ हमने बातचीत करी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचाणी करनाल में है, और इनसे जो हमारे वहाँ कुलपति थे डॉक्टर समर सिंह जी। हाँ जी। और उनसे बात पता किसने करी? बेरा किसने? विनोद मोरवाल ने, यानी कि आपने देखा था जब बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तो मैं बता रहा हूँ भाई बच्चों को जो है अवसर कैसे प्रदान करें, क्योंकि आगे देखने लग रहे हो कि आगे आगे आप देख रहे हो भाई कहाँ बच्चों को दाखिला दुआ में, किस जगह दुआ में। तो डॉक्टर समर सिंह जी ने और बहुत अच्छे तरीके से बताया, और आपने भी बहुत अच्छे तरीके से पूछा, तो फिर भाइयों ने सुनवा दें बातचीत। चलो ये बातचीत सुनते हैं जी। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं आपका साथी विनोद मोरवाल। और आज हम बातचीत करते हैं कुलपति महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल से प्रोफेसर डॉक्टर समर सिंह जी। समर सिंह जी, कार्यक्रम में जुड़ने पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, और सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्ते। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में स्थापित है, किस प्रकार से किसानों के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है और किस प्रकार से लाभ है? देखिए, जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का जो करनाल में स्थापित है, ये एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत बड़ी हरियाणा वासियों के लिए सौगात है। क्योंकि आज के दिन जब हम बात करते हैं परंपरागत खेती की, उसमें बचत नहीं है, पानी कम होता जा रहा है, ज़मीन खराब होती जा रही है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आमदनी बढ़ाने के लिए भी और जो कुदरती संसाधन है इनको बचाने के लिए भी एक फसल में फेरबदलाव करें। और वो बदलाव अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ, बागवानी फसलों की तरफ करते हैं, जिसमें फल वाली सब्जी भी हैं और सब्जियां, फल और फूल, दूसरे मशरूम, हनी, ये सब उसमें आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अब इनको जितनी भी इन पे काम होता है ये यूनिवर्सिटी करेगी, और किसानों के लिए तो इतना इसका फ़ायदा होगा जो भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बात यही है, मैं किसान भाइयों को यही कहूँगा कि अपने बच्चों को प्रेरित करें कि इस विश्वविद्यालय में दाखिला लें, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की फीस भी कम है और पढ़ाई है जो वो उच्च क्वालिटी की है। तो कौन सी पढ़ाई इसके अंदर है? तो इसमें एक तो बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स की हम डिग्री देते हैं, वो पिछले 2 साल से हमने स्टार्ट कर रखी है, तो उसके लिए +2 की रिक्वायरमेंट है। दूसरी हम फिर एमएससी +2 साइंस साइड से हो, साइंस साइड से हो चाहे नॉन मेडिकल से हो जी, दोनों उसमें क्वालिफाई हैं। फिर हम एमएससी
अलग अलग जैसे बागवानी की अलग अलग फ्रूट साइंस हैं, फूलों की है, सब्जियां हैं, तो उनमें एमएससी की डिग्री देते हैं और फिर पीएचडी की डिग्री अलग अलग जो लाइन है उनमें देते हैं। तो ये तो एक पढ़ाई का है और इसमें मैं तो किसान भाइयों को यही कहूँगा कि बाहर, क्योंकि जो प्राइवेट हैं बहुत ज़्यादा, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ बहुत कम है और अच्छी पढ़ाई है, तो यहाँ अपने बच्चों को प्रेरित करें कि इसमें दाखिला लें। दूसरा, हम किसानों के लिए ये विश्वविद्यालय शुरू से ही एक ऐसे काम में लगा है कि सीधा किसानों को फ़ायदा हो। एक आज के दिन आपको पता भी, और सभी किसान भाई हमारे पास भी आते हैं कि उनको उत्तम क्वालिटी का बीज या नर्सरी उपलब्ध नहीं होती जी। अगर कहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में है और वो वहाँ पर उसको ज़्यादा दाम देने पड़ते हैं। तो इसलिए हमने वो काम हमारे इस यूनिवर्सिटी के 5 रीजनल स्टेशन हैं अलग अलग जगह, एक जैसे झज्जर में है, एक जींद डिस्ट्रिक्ट में है, एक अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, एक हमारा ये मुरथल हो गया और एक करनाल में अंदनथली है। तो इन पे हम अलग अलग पूरे प्रोटेक्टेड जो कल्टीवेशन है, जो एक पॉली हाउस जिसको हम कहते हैं जी। वो हमने तैयार कर दिए हैं और अब हम उसमें नर्सरी पैदा करने का काम कर रहे हैं ताकि हम किसानों को वो उपलब्ध और जायज़ रेट पे दे सकें। तो जो विश्वविद्यालय कई खोज भी करता है जी, जो आगे पहुंचाए। विश्वविद्यालय का जो मेन काम है वो खोज का है जी। और खोज हम उस ढंग से करेंगे जो कि किसानों की प्रैक्टिकली काम आए, क्योंकि जितनी भी खोज अब से पहले हुई है हम वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे और खासकर उसमें हम एक काम करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट जो हॉर्टिकल्चर का है वो भी काफ़ी काम कर रहा है, किंतु यूनिवर्सिटी क्या करेगी, जो बढ़िया जर्म प्लाज्म जो वैरायटीज हम कहते हैं, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो और वो हमारे यहाँ सूट करती हो, तो हम उसको यहाँ पर मंगवा के उस पर स्टडी करके और जो भी बेस्ट तरीका उसका उगाने का होगा वो किसानों को बताएंगे। एक जब बताने वाली बात आई, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसान किस तरह से कन्विंस होंगे। तो उसके लिए हमने एक तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे लगातार चल रहे हैं। अब तक कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम हो चुके जी? बिल्कुल हो चुके। हम हर साल तकरीबन 30 से 35 ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि 3 दिन के या 5 दिन के होते हैं। तो जो आपके जितने ट्रेनिंग कार्यक्रम हैं, हाँ जी, वे केवल करनाल में या जो रीजनल सेंटर उनमें होते हैं? नहीं, हमारे करनाल में होते हैं या फिर मुरथल में होते हैं, क्योंकि दूसरी जगह अभी सुविधा नहीं बनी। तो करनाल में हमने किए और फिर मुरथल में तो हमारे लगातार चलते रहते हैं। तो आम व्यक्ति किस प्रकार से आपके सेंटरों से जुड़े, हम जो ट्रेनिंग करना चाहिए? हाँ, हम समय समय पर अपनी जो एक वेबसाइट है हमारी, उस पर भी हम इन्फॉर्म करते हैं और यहाँ से जितने भी हमारे कांटेक्ट के फार्मर हैं उनको हर ट्रेनिंग का हम एक ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या किसी तरह से सबको इन्फॉर्म करते हैं। तो और कई बार हम पेपर में भी निकालते तो हैं। ये ट्रेनिंग होती है, इसका कुछ शुल्क भी लगता है या फ्री होती है? देखिए, ये ट्रेनिंग का हम शुल्क नाम मात्र के ही आप समझो, कोई हम शुल्क लेते ही नहीं, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं वो ट्रेनिंग करवाने का, तो सारा खर्चा उनका वहन करता है। बल्कि हम तो यहाँ पर उनको ठहराते भी हैं, उनका खाना भी मुफ्त में देते हैं और केवल उनका आने जाने का, कई बार कोई ऐसा प्रोजेक्ट है उसमें आने जाने का भी दे देते हैं। तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? एक तकरीबन ज़्यादातर 3 दिन या 5 दिन की ट्रेनिंग होती जी। डॉक्टर साहब, इसके बाद बात करेंगे विस्तार की। हाँ जी। किस प्रकार से विस्तार इसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो रहा है? हाँ, देखिए, एक तो इस प्रकार से ट्रेनिंग के माध्यम से जो कि हम फीडबैक भी लेते हैं और हर ट्रेनिंग में ये फीडबैक हमें मिलता है, क्योंकि केवल हरियाणा में नहीं, दूसरे स्टेट से भी बहुत आते हैं यहाँ। तो उनको भी हम यही कहते हैं कि भी आप यहाँ जो भी ज्ञान लो उसको आगे फैलाओ। दूसरा हमारा एक और तरीका है कि हम यहाँ पर जो मुरथल में जैसे मशरूम का आज देश का सबसे बढ़िया सेंटर है, तो उनको सारा यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटी हैं मशरूम के बारे में, हनी के बारे में, तो और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में जो हमारे डेमोस्ट्रेशन है वो हम उनको दिखाते हैं, ताकि वो देख के खुद विश्वास करे भाई ये बहुत चीज़ अच्छी है और वो फिर दूसरे किसानों को बताए। तीसरा, हम इसकी एक
छोटे मतलब सतर पे मेले भी लगाते हैं, जैसे डिपार्टमेंट मेला लगाता है बड़ा, उसमें हम यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है। बागवानी विभाग की तरफ से जो भी मेले लगते हैं या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय लगाता है या कोई भी लगाता है, तो हम वहाँ पर जाके यूनिवर्सिटी अपनी स्टॉल भी लगाती है और जितने भी साइंटिस्ट हैं वो वहाँ पर जाकर किसानों को जो भी उनको जानकारी चाहिए वो करते हैं और उन मेलों में हम एक लेक्चर भी देते हैं। तीसरा एक हम और भी काम करते हैं, क्योंकि जो बागवानी विश्वविद्यालय है इसमें साइंटिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं हर उसके, और जो डिपार्टमेंट है उसको भी जब उनको ज़रूरत होती है किसी प्रकार के ज्ञान की, तो वो भी हम उनको देते हैं ताकि वो किसानों को आगे बताएं जी नई तकनीक। और हम तो जोर इसी बात पे देते हैं कि जो नई तकनीक है किसान उनकी तरफ थोड़ा सा ज्ञान लें और उनको शुरू करें। जैसे अब आगे हैं कि बिना इसके मिट्टी के और केवल पानी में एक एरोफोनिक है, हाइड्रोफोनिक तकनीक है, तो अगर ये अपनाएंगे तो, किंतु मैं यही कहूँगा कि पूरा ज्ञान लेके अपनाएं। थोड़ा तकनीक के बारे में जो आपने जिक्र करा, जिस तरह एरोफोनिक का बात करा, हाइड्रोफोनिक का बात करा, ये क्या चीज़ है? जो एरोफोनिक है इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती। अच्छा। इसमें जो जड़ है वो हवा में ही रहती हैं जी, और उन पे फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्प्रे किया जाता है जी, ताकि उनका फ्रूट्स आए, फल फूले। और हाइड्रोपोनिक का क्या है कि पानी में उसकी जड़ रहती है और पानी में ही हम न्यूट्रिएंट डाल देते हैं। तो इसलिए ये तकनीक एक प्रोटेक्टेड उसमें कल्टीवेशन में होंगी, बाहर नहीं होंगी, और इनके बारे में पूरी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, बागवानी की तरफ जिस प्रकार से विश्वविद्यालय को लाया, लोगों की कुछ जिज्ञासा भी, प्रतिक्रिया जिस तरह रहती है, तो वो आगे अपना विस्तार किस प्रकार से करे, कैसे संपर्क करे, और भविष्य को यदि देखे तो ये डिग्री करने के बाद उनका भविष्य किस प्रकार से उज्जवल हो सकता है? ये आपने बहुत, क्योंकि आज के दिन हम जब देखते हैं तो, और बाहर का भी जितना भी सिनेरियो है, आज के दिन हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में सबसे ज़्यादा स्कोप है भविष्य के लिए, बच्चों के लिए भी जो भी एडमिशन ले, क्योंकि इसमें हर तरह से, जैसे हम प्रोसेसिंग है, एक बार प्रोडक्शन के बाद प्रोसेसिंग है, फिर मार्केटिंग है, और फिर इसको रखने के लिए ज़्यादा लंबे समय तक कैसे कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग है, तो ये सारे जब हमारे बच्चे सीखेंगे तो ये सीख के अपना छोटा मोटा जो भी जितना भी उसकी कैपेसिटी है वो एक इंडस्ट्री रूरल एरिया में लगाएंगे। और आज के दिन ज़रूरत भी इस बात की है कि जो हमारे युवा खेती के तरफ आकर्षित नहीं हो रहे, उनको कैसे हम इसके साथ जोड़ें ताकि वो नई तकनीक में इंटरेस्टेड हैं सारे, वो इसकी तरफ आएँ और ज़्यादा मुनाफा भी होगा और एक माल न्यूट्रिशन की, क्योंकि अवेयरनेस की आज बहुत ज़रूरत है। जैसे मशरूम है, हनी है, ये हमारा टेबल फूड नहीं बना, जबकि ये बहुत ही ज़रूरी है हर मतलब नागरिक को इनका सेवन करना, क्योंकि बहुत बीमारियों में ये मतलब काम आती हैं, और दूसरा इनमें पोषक तत्व तो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसलिए ये इस तरफ हम बढ़ेंगे। और दूसरा जो फ्लोरिकल्चर जिसकी मैंने बात करी थी फूलों की, ये इसका बहुत स्कोप है बाहर एक्सपोर्ट का। अगर कोई किसान भाई इसकी तरफ करता है तो एक्सपोर्ट के बहुत स्कोप है, तो उसको काफ़ी मुनाफा इसमें होगा। केवल बात यही है कि पूरा ज्ञान लेके उत्तम क्वालिटी का करें। और मैं एक और बात बताता हूँ किसान भाइयों को, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है और दिल्ली की मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ का माल हरियाणा का पहले बिके। आज के दिन क्या है कि दूसरे स्टेट से दिल्ली आता है, किंतु जब हमारे किसान भाई अच्छी क्वालिटी का करेंगे तो वो पहला उनका माल बिके। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं वो अपने बच्चों को इस क्षेत्र में यदि लाते हैं, डिग्रियां करवाते हैं, तो भविष्य के अंदर वो बागवानी से काफ़ी मुनाफा ले सकते हैं। और जो बेरोजगारी का जहाँ तक नाम है वो मिल हो जाएगा और रोजगार उनको बिल्कुल यही एक हमारे पास ऑप्शन है बेरोजगारी को दूर करने का, और यही सबसे बड़ी समस्या है। और ये समस्या तभी मिटेगी जब हमारे युवा युवा पीढ़ी आके एंटरप्रेन्योर बनेंगे और वो दूसरों को जॉब देंगे। अपनी तो आर्थिक दशा सुधरेगी ताकि दूसरों को भी वो
मतलब एक आर्थिक सुदृढ़ करेंगे और उससे देश सुदृढ़ होगा, अपना प्रदेश सुदृढ़ होगा। तो डॉक्टर साहब आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपका कार्यक्रम जुड़ने पर बहुत बहुत धन्यवाद। चलो धन्यवाद जी, धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों को से यही विनती कि वो बागवानी को अपनाएं। तो अनिल भाई, यह तो बातचीत हमने सुनी किसानों व उनके बच्चों के लिए महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में अवसर विषय पर कुलपति डॉक्टर समर सिंह से बातचीत करी। और देखो ये जो अपने जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है, देखो हाथ तो बटावे है, अगर जो कुछ डिग्री भी ले ले हुए इसमें बढ़िया तरीका तकनीक अपना हुआ है तो और बढ़िया इसमें भविष्य से। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बातचीत जो है विनोद भाई आपने ये सुनवाई जो हमारे किसान भाई है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि बच्चों के भविष्य के लिए हर माँ बाप चिंतित है कि भाई किस जगह भेजें, कहाँ भेजें। लेकिन कई बार तो आपने देखा होगा कि बच्चों को हम जो है बाहर की दिशा की तरफ जो है वो ज़्यादा रुझान जो है हमारे जो किसान भाई है उनका हो रहा है, उनके बच्चों का। लेकिन अनिल भाई ये हमारे दौर खेती भी है, जमीन भी है, बिल्कुल। और जब हमारे बच्चे अच्छी तरह बड़े विश्वविद्यालय तक पढ़ेंगे, उसमें कुछ ना कुछ तकनीक सीखेंगे और खेती में अपनाओगे तो भाई देश तो फिर आगे बढ़ेगा। तो विनोद भाई देखिए बातचीत होगी, अरे भाई जो है वो कान लाए बैठे हैं कि भाई मनोरंजन कब होगा। अच्छा, क्यों? देखो वैसे तो दुनिया में कोई अमर नहीं रहा, भाई जाना सब ने है, उसके कर्म रहा कर। तो शिवरतन शर्मा और साथियों की आवाज में सुनते हैं यह रागनी। भाई सदा उमरी अरे ना ले के जन्म में डगर के रे सदा अमर रेला उतान पात प्रिय व्रत राजा हुए बड़े बड़ी सतवतना में बंदे हुए पर्दा के थे हैते करी न्याय नीति और शीलता से राज करे छत्रधारी। हाँ भूप के दारू जी हुए ख्याल करो मने में जीवन मोक्ष मिली उसमें चमकता गगन में। दारू भगते विष्णु जी ने दर्शन दे दिए वन में। कर दिया कल्याण भगत का कर दिया उड़े सारे पेटा भर गए सदा अमरे। तो विनोद भाई, हाँ अनिल भाई, यह तो हमने सुनी रागनी शिवरतन शर्मा और साथियों की आवाज़ में। अब एक चर्चा कर लिया। बिल्कुल, क्योंकि देखो आजकल आप देख रहे हो कि हर जगह जो रासायनिक खाद है उनका बहुत ज़्यादा हम खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेवल, लेकिन उसका फिर स्वाद तो रहता ही नहीं। उत्पादन जो पैदावार है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ले तो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात का अगर थोड़ा सा भी अपने इस बात में ये ध्यान रखें, ख्याल रखें कि जैविक खाद भी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जैविक खाद जो राष्ट्रीय परियोजना की जो शुरुआत करी गई थी
वो जैविक खाद की 2004 और 5 में जब ये पता लगा साइंसदानों को, वैज्ञानिकों को, कृषि वैज्ञानिकों को कि भाई खेत जो है वो दिन पर दिन बंजर होते जा रहे हैं, तो उन्होंने 42 हेक्टेयर में ये परियोजना जो है वो राष्ट्रीय परियोजना जो है जैविक खेती की जो परियोजना है वह चलाई, और इसका जो रकबा है मार्च में 2014 तक बढ़ के जो है 11 लाख हेक्टेयर हो गया है। अच्छा, हाँ, और अब बात आवे कि भाई जैविक खेती है क्या। विनोद भाई, जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकें, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं, उनकी जगह जो है हम जो जीवांश हैं, पोषक तत्व हैं, हरी खाद होगी, गोबर की खाद होगी, केचुए की खाद होगी, कंपोस्ट हो गया, जीवाणु कल्चर हो गए, और जैव नाशकों और बायो एजेंट्स जैसे क्राइसोपा, इनका जो प्रयोग है वो हम करें, तो इसी से ही जो हमारा खेत में जो पौधे हैं वो विकसित हो। बिल्कुल। और अनिल भाई देखो, जब ज़मीन की हम बात करते थे वह अगर जो हम अंग्रेजी दवाई इस्तेमाल करेंगे तो भाई उसमें वह ज़मीन बंजर होनी है। बिल्कुल। और कई जगह तो ऐसी होगी भाई, कई सब्जी तो उड़ होती ही नहीं है, ना वो फल होते। तो ये यदि आप जैविक खेती अपनाते हो तो भाई वह सारी चीज़ होगी और आबो हवा भी बढ़िया रहेगी। और कई बार अनिल भाई देखा नहीं, खेता के अंदर वो पक्षी भी नहीं दिखते। वो क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हम जो रासायनिक दवाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराएं, क्योंकि रासायनिक दवाई बीज के ऊपर जो दवाई है वह भी है, तो उन बीजों को जो है वो पशु पक्षी जो है वो चुगले हैं, और जिसके कारण उनकी मौत हो गई। और आजकल जो है बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो नहीं दिखाई देते। और अब बात आवे कि इसके जो लाभ है, जैविक खेती के जो लाभ हैं, अगर उनकी चर्चा करें तो एक तो सिंचाई की कम लागत में जैविक खेती जो है बहुत बड़ी आमदनी जो है वो देश का है। और ज़मीन में लंबे समय तक जो है नमी बनाए रखने के लिए भी भाई जैविक जो हम खेती है अगर उसको अपनाएं तो बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो हम ले सकें। रासायनिक खादों का उपयोग अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़मीन के अंदर फसल की जो उत्पादनता है, जो पैदावार है, उसको जो बढ़ाने वाले जीवाणु हैं विनोद भाई वो नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, और जिसके कारण जो है फसल की जो उत्पादकता है, पैदावार है, वो ज़्यादा नहीं होती। इसलिए जैविक खाद का हम उपयोग करके दोबारा से उसकी जो उत्पादकता है उसको हम ले सकें। तो ये तो बात रही विनोद भाई जो जैविक खेती के लाभ, और इसके साथ साथ एक और चर्चा कर लें। बिल्कुल, चर्चा जरूर कर लेते हैं। नई उमंग नई फसल के तहत आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अरहर की काश्त के बारे में। और भाई वो इस टाइम, लेकिन उससे पहले नू तो बता दो कल के कार्यक्रम में। हाँ बिल्कुल भाई, वो जरूरी था। तो भाई वो कार्यक्रम कल के भी बता दो, और मौसम के बारे में आप बताइए। और कल के कार्यक्रम का अगर हम जिक्र करें तो भाई कल है शनिवार। हाँ। और कल जो हमारा कार्यक्रम होगा वो होगा पपीते के बागों की रोगों से बचाव। जिन भाइयों ने पपीते के बाग लगा रखे हैं वो भाई जो है इसके जो पपीते के बाग कल जरूर सुने। और आज की नसीहत के तहत एक कार्यक्रम होगा फसलों में पोटाश का महत्व। ये तो रहे कल के कार्यक्रम। और इसी तरह मौसम की बात कर लेते हैं भाई। आज का अधिकतम जो तापमान है 42 डिग्री और न्यूनतम की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह कल की बात करें तो अधिकतम 44 डिग्री और जो न्यूनतम है 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कितने बूंदाबांदी का भी असर है कति नहीं भाई, कति अगले 10 दिन था तो ऐसा दिख कति गांव कति अच्छी तरह मतलब अच्छी तरह निचोड़ेगा। हाँ, तो भाई वो अपना जो अपने काम है वो समय अनुसार करो। और विनोद भाई वो जो अरहर की काश्त के बारे में बता रहे थे, तो अरहर की काश्त में अगर किस्मों का जिक्र करें, एक मानक है, यूपीएस है, पारस है, ये जो है कोई भी किस्म जो है आप इसमें से एक किस्म ले सकते हैं। और जब आप बीज लें तो किसी अच्छी और प्रमाणित संस्था से ही बीज लें। बिजाई का जो टाइम है इस टाइम सही चल रहा है। सिंचित अवस्था में जहाँ 2 फसली चक्र हम अपना सके हैं, यूपीएस 120 किस्म की जो बिजाई है वो इस टाइम यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते तक हम कर सके हैं। और इसी तरह से जो अरहर की किस्म है मानक और पारस, उसकी जो उनकी किस्मों की जो बिजाई है वो जून के बिचाले तक और जुलाई के बिचाले तक हम कर सके हैं।
और इसमें जो है हम अगर बीज को शुरू में ही उसका उपचार कर लें तो बहुत बढ़िया होगा। राइजोबियम का जो टीका है उससे हमने उपचार जरूर कर लें। और जो सिफारिश शुदा किस्में हैं वो लाइन में ही बोनी हमने, और लाइन से लाइन का फासला जो रखना है वो 40 सेंटीमीटर रखना है, और 5-6 किलोग्राम जो बीज है वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी होगा। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो विनोद भाई। हाँ अनिल भाई। तो कार्यक्रम में आज इतना ही, क्योंकि समय जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा, तो भाइयों से ले इजाज़त। तो अच्छा भाइयों, राम राम।